आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पिथौरागढ़ के हलपाटी गांव निवासी रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव पंत से। आइए पेश है उनका यह बेहद प्रेरणादायक साक्षात्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पीटीएस पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पैतृक गांव है वो हलपाटी, जो कि मोष्टामाणु मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है, वो है। वहाँ मेरा जन्म हुआ था और 4 साल की आयु में हम लोग यहाँ से क्योंकि हमारे पिताजी अध्यापक थे खड़कवासला पूना में, वहाँ उनके पास चले गए थे। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं पर हुई है। उसके बाद फादर के ट्रांसफ़र के कारण हम लोग बरेली आ गए और सन 72 में जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था उस वक्त हम पिथौरागढ़ आ गए वापस। और 10वीं से लेकर के एमएससी प्रीवियस ईयर तक मैंने पिथौरागढ़ में ही गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाई की है। और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिलेक्शन के बाद मैं भारतीय सेना में चला गया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से क्या आपका एक सपना ही था स्टार्टिंग से कि आपको इसी फील्ड पे जाना है, कि कैसे शुरुआती एजुकेशन हुई और इस फील्ड की तरफ को कैसे रुझान आपका हो? हाँ, ये आपने सच कहा कि सपना तो मेरा बचपन से ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जाना था। और जब मैं छोटा था तो उस वक्त भी, अब क्योंकि मैंने बताया आपको मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो खड़कवासला केंद्रीय विद्यालय खड़कवासला पूना में हुई थी, तो उस वक्त वहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहाँ मैं देखता था कैडेट्स को। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को भारतीय सेना के लिए ही ढालना शुरू किया। दो मैं साइंस स्टूडेंट था और लेकिन पेरेंट्स नहीं चाहते थे क्योंकि घर का मैं इकलौता था, तो उनको हमेशा ये लगता था कि ये पढ़े, बीएससी करे, एमएससी करे और कोई ऐसी नौकरी करे जिससे कि हमारे नज़दीक रहे। मैंने 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में भी पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर एनसीसी ले ली थी। और लेकिन कुछ कारणों से उस वक्त हम एनडीए की परीक्षा वगैरह नहीं दे सकते थे क्योंकि ज़िले के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम उसको यहाँ पर पढ़ाई करके तैयारी करें। तो मैं चुपचाप तब तक, क्योंकि पेरेंट्स को भी मैं कुछ नहीं कह सकता था, और मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, बीएससी किया। बीएससी करने के बाद जब मैं एमएससी में पढ़ रहा था तो मुझे अचानक ये ध्यान आया, मैंने कहा ये अगर एमएससी करूँगा फिर क्या। जब वो फिर क्या का सवाल उठा तो हमारे ज़माने में एवेन्यूज़ बहुत लिमिटेड थे और हमेशा ये होता था या तो आप गवर्नमेंट सर्विस में जाइए, सीपीएमटी, इंजीनियरिंग, ये इस तरह के थे, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके कहीं टीचर लेक्चरर वगैरह बनिए। बहुत लिमिटेड एवेन्यूज़ होने के कारण उस वक्त मैंने सोचा कि अब मैं एमएससी करने के बाद करूँगा क्या। तब मुझे ये आया कि चलो एक बार कम से कम जो पेरेंट्स का नॉन एक्सेप्टेंस है उसको एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करें और मैं भारतीय सेना के लिए ट्राई करूं। अगर मैं आपसे सच कहूं तो मैंने यूपीएससी का जो फॉर्म था वो पेरेंट्स को बताए बगैर मंगाया था और फॉर्म भरने के बाद मैंने भेज दिया। जब कॉल लेटर आया रिटन एग्जामिनेशन के लिए, उस वक्त मैंने उनको बताया कि मैं आर्मी के लिए एग्ज़ाम देने जा रहा हूं और मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं कि 78 में अगर एक अध्यापक का बच्चा है और उसके बाकी जिम्मेदारियां पेरेंट्स की हैं तो उनको लगा यार क्यों जा रहा है ये, मतलब क्यों समय बर्बाद कर रहा है और एनर्जी बर्बाद कर रहा है। पर मुझे ये विश्वास था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा तो ज़रूर निकाल लूँगा। और मैंने ज़्यादातर समय अगर आप कहें तो कॉलेज की लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में बिताया था, मतलब अपनी कक्षाओं के अलावा। लोग जो हैं वो समय कैसे व्यतीत करते हैं उस पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपना स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई के अलग उसके अलावा जो है रीडिंग रूम और इसका इस्तेमाल करता था कॉलेज की, और वो उससे मुझे कॉन्फिडेंस था, जबकि पेरेंट्स को पता नहीं था कि ये तैयारी कर रहा है। उन्होंने किसी तरह से कहा चलो जाओ, होगा तो नहीं लेकिन कोशिश करो। मैं गया, मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आकर के मैंने एमएससी प्रीवियस का एग्ज़ाम भी दिया। जब एमएससी प्रीवियस का रिज़ल्ट आया था
उसके करीब एक हफ्ते बाद CDS का रिज़ल्ट आ गया और मैंने रिटन क्वालिफाई कर लिया था। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उस समय था कि NCC कैडेट अगर आप हैं, C सर्टिफिकेट अगर आपने किया है, तो मेरिट लिस्ट जब बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो आपके लिए कुछ प्रेफरेंस दिया जाता था। अब क्वालिफाई हो गया, मेरा SSB आ गया, तो मेरे पेरेंट्स को, फिर भी फादर को था कि कौन इतना दुबला पतला लंबा लड़का, लेकिन फिज़िकली तो इस तरह का नहीं दिखता था बाहर से मैं। तो फादर कहने लगे चलो कोई बात नहीं, जा SSB, पर लगता नहीं कि तेरा हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मुझ पे छोड़ दीजिए। और जब सिलेक्शन हो गया, तब तक मैं MSc फाइनल ईयर में पढ़ रहा था कुछ समय तक, और जब ये कॉल लेटर फाइनली आ गया तो मेरी माँ रो पड़ी। वो कहने लगी एक ही लड़का है और फिर सेना में हम इसे भेजना पड़ रहा है। मैंने कहा देखो, ये मेरा सपना है, मैं अपनी तरफ से मतलब उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आप अगर मेरे सपने के साथ होंगे तो शायद आपको ज़्यादा खुशी होगी, बनस्पत ये कि मैं MSc कर लूँ, फिर PhD करूँ, B.Ed करूँ, कोई नौकरी करूँ यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा आपको खुशी और गौरव महसूस होगा अगर मैं सेना में चला गया। फाइनली मैं सेना में गया। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मुझे डोगरा रेजिमेंट के अंदर कमीशन मिला। जून 80 में कमीशन हुआ था। और उसके बाद हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना हो जहाँ मैंने नौकरी नहीं की है, सेवा की है देश की, चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ईस्ट में अरुणाचल मणिपुर हो, चाहे वेस्ट में पंजाब राजस्थान हो, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे मैं श्रीलंका में भी रहा। उसके बाद एज ए UN ऑब्जर्वर मैं अफ्रीका में अंगोला में था 1 साल, और यही जर्नी है मेरी। उसके साथ साथ धीरे धीरे चलते रहे। उस वक्त और आज के दौर में क्या डिफरेंस आपको कहने लगता है? देखिए, सबसे पहला तो मैं बताऊं कि उस वक्त हम लोगों के पास एवेन्यूज़ बहुत लिमिटेड होते थे, और यहाँ पर पिथौरागढ़ जैसे ज़िले में कोई सुविधाएं नहीं थी। इंटरनेट की कहिए, ये सब जो आज सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं वो कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त हमें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करना, जो कोई गाइड कर दे। एक जैसे मैं NCC कैडेट रहा था, तो उस वक्त के हमारे एक NCC ऑफिसर होते थे, कर्नल सकलानी, मैं उन्हें भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऐसे वक्त पर मदद करी कि मेरा SSB आ गया, लेकिन SSB की डेट जिस दिन टेलीग्राम मिला है उससे 1 दिन पहले की थी, रिपोर्टिंग डेट। तो मुझे कोई अंदाज़ नहीं था कि अब मैं क्या करूं इसका, मुझे लगा मिस हो गया। पर मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा नहीं, आप तुरंत वापस टेलीग्राम भेजिए। ये देखिए, दूर संचार की उन दिनों हालत ये थी, और क्योंकि UP में बाढ़ आई हुई थी, उन्होंने कहा कि आप टेलीग्राम वापस भेजिए SSB को कि आपका टेलीग्राम लेट पहुंचा, आपको अगली डेट दी जाए और कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। तो उन्होंने वो जो कहा मैंने वो फॉलो किया। उसके बाद मेरी नेक्स्ट डेट आई, है ना। तो आप अगर देखें तो कितने रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब कोई सुविधाएं नहीं, कोई कुछ नहीं, बिजली तक नहीं थी गांव में। हम भी उस समय के पढ़े हुए हैं, जब पहाड़ में जो कहते हैं लम्फू, है ना, तो हमने उसमें भी BSc MSc में हम वो उससे पढ़ते थे। तो वो सब देखते हुए आज की तारीख में पिथौरागढ़ में बहुत सुविधाएं हैं। आप पूरे वर्ल्ड से इंटरनेट के ज़रिए जुड़े हुए हैं। सारी जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी हिस्से में वो यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन उस हर इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि उसने जीवन में करना क्या है ना। वो जुनून मैं देखता हूँ कि आज के यहाँ के यूथ में उस लेवल का नहीं मिलता है। शायद वो इजी लाइफ की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आराम की ज़िंदगी, ज़्यादा पैसा और सुविधाएं मिलें तो हम क्यों अपनी लाइफ को जोखिम में डालें। लेकिन अगर कहें कि जवानों के स्तर पर, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत मेजर सोर्स है, तो उसमें भीड़ आपको ज़्यादा दिखती है। मैं आज भी एक लड़के से मिला था, तो वो भर्ती के लिए परेशान है कि भर्ती की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, है ना। जब मैंने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो, कहता है मैं BSc का स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा क्या BSc के स्टूडेंट होने के बाद भी क्या तुम सिर्फ सिपाही में रुक जाना चाहते हो? मतलब तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम अधिकारी बनो, आर्मी ऑफिसर बनो? अगर बनना है
तो तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे लड़कों में बहुत ज़रूरी है आज के यूथ में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। आज तो लड़कियां भी लड़कों के बराबरी में हैं, तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है, फोकस रखना है कि मैंने बनना क्या है। ऑप्शन सिर्फ एक पर मत जाइए, आप कम से कम 2-3 ऑप्शन रखिए, उस पर काम कीजिए। जहाँ आपको सफलता मिलती है उस रास्ते में आगे बढ़ते जाइए, तब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वरना आप भी लोगों की तरह घिसते पिसते कहीं नौकरी कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन होना चाहिए, साथ ही डेडिकेशन, और साथ में उसको पाने का हम कहते हैं मादा होना चाहिए। और किस तरह से CDS की प्रिपरेशन होती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आप आर्म फोर्सेस की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहला तो है अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सावधान विश्राम या वो काम करिए, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को, कि अगर चौराहे पर लाल बत्ती है तो चाहे ट्रैफिक ज़ीरो हो, आप वहाँ रुकिए। एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, क्योंकि रेड लाइट आगे है तो मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। आम तौर पर मैं, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को दोनों को ज़्यादा देखता हूँ, है ना, वहाँ मैं लखनऊ में भी रहता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जहाँ देखा उन्होंने कि भीड़ नहीं है और पुलिस वाला नहीं है, आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ा और निकल गए। गलत बात। ये आपको उस वक्त तो बड़ी खुशी महसूस होगी कि आपने 10 सेकंड बचा लिए, लेकिन एक्चुअली आप अपने अंदर के सेल्फ डिसिप्लिन को ख़राब कर रहे हैं। धीरे धीरे वो आदत में शामिल होगा और बाद में आपको उसी आदत के कारण परेशानियां उठानी पड़ेंगी, है ना। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे पहला है। दूसरा है कि आज आपके पास नॉलेज बेस इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि आप एक सेकंड के अंदर आप सारा नेट के ज़रिए या मतलब किसी भी तरह से आप एकदम से, बुक्स वगैरह तो बहुत कम लोग मैं देखता हूँ पढ़ते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। आपने एक फायर फाइट करके जब आपको ज़रूरत है तब आपने नेट से इन्फॉर्मेशन निकाली, आपने काम किया और उसके बाद उसे भूल गए, तो आपको याद कहाँ रहा वो, है ना, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन अब जैसे हम सेना में हैं, सेना में बॉर्डर एरियाज़ में है, वहाँ पर ऐसे कोई नॉलेज को आपको इमीडिएट इम्पार्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। वो आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो रिटेंशन पावर, जो आपने सीखा है उसको याद रखने का तरीका, उसी से आप वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। वो टूल आपको इंटरनेट का नहीं मिलेगा वहाँ पर, है ना। तो ये आप हमेशा मत समझिए कि आपके पास इंटरनेट है तो आप कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे निकाल लेंगे, है ना। मैं देखता हूँ बच्चे आजकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह के लिए वो मेंटल मैथमेटिक्स तो कर ही नहीं सकते, वो सीधा जाते हैं, या तो कैलकुलेटर लेते हैं या मोबाइल पर कैलकुलेटर निकाल करके उस पर कैलकुलेट करके वो हिसाब बना लेते हैं। उस वक्त तो वो खुश हैं, लेकिन आप अगर मेंटली अगर वो आप मेंटल मैथ्स नहीं कर सकते हैं, अगर आप मतलब पहाड़े आपको याद नहीं है, आपको गिनती ढंग से नहीं आती है। मैं तो आश्चर्य होता है कई बार कि पिथौरागढ़ के पढ़े हुए बच्चे जो है 69-79 के बीच में कन्फ्यूजन करते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं पे फ्लॉ है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जहाँ बच्चे को ये प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन जो है वो ढंग से नहीं दी जा रही है। तो इस पर बहुत जोर करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ को सिर्फ एक इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय लॉन्ग टर्म रिटेंशन का काम करना चाहिए उनको। अगर ये चीज़ें हैं तो आदमी चाहे हमारी तरह, जैसे हमारे ज़माने में मैं बता रहा हूँ, लाइब्रेरी और बुक बैंक और रीडिंग रूम के इस्तेमाल का करें, चाहे आप घर में बैठ के इंटरनेट से करें। तो इंटरनेट से पढ़ते हैं तो आप नोट्स बनाइए साथ में, उस नोट्स को आप पढ़िए टाइम टू टाइम, तब आप उस जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी फील्ड की तरफ आप जाना चाहते हैं उस तरफ वो आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। आजकल नशे का प्रकोप बहुत है यूथ में यहाँ पर, किस रूप से इसको आप ये बहुत दुख की बात है कि नशे की, ख़ास तौर से ड्रग्स और नारकोटिक्स की इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे हो गई है कि बच्चा समझ नहीं पाता है। वो शुरुआत में किसी के पीयर प्रेशर में, शौक में, दबाव में लेना शुरू करता है और बाद में उसका आदी हो जाता है। इस चीज़ से 3 लेवल पर एजुकेशन होनी चाहिए। एक तो स्कूल लेवल पर बचपन से उनको समझाया जाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
दूसरा पेरेंट्स के लेवल पर, पेरेंट्स जो हैं उनको, क्योंकि बच्चे को छोटी उम्र में उनका प्रभाव पड़ता है, उनका अगर वो शिक्षा दें कि बेटा ये समाज के लिए अच्छा है, बुरा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बहुत बुरा है। तीसरा लेवल होता है जो सोशल मीडिया या पीयर मीडिया उनका होता है, यार दोस्त लोग। अगर यार दोस्तों के दबाव में आकर के आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी अपनी पर्सनालिटी कुछ नहीं है, आप लोगों के प्रेशर में या सिर्फ किसी दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं भी कर सकता हूँ, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तीनों लेवल पर हमको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये एक उम्र होती है, एडोलेसेंस जो बोलते हैं, 12-13 से लेकर के 18-19 तक की उम्र जो है, जब तक वो एडल्ट होकर मैच्योर नहीं होता, उनमें ये जानकारी या नॉलेज इम्पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सोशल लेवल पर भी यहाँ पर कई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, और ये जो आपके भले ही चाहे आपके ऑटम फेस्टिवल वगैरह यहाँ पर भी होते हैं, रामलीलाएँ होती हैं, मैं तो कहता हूँ उस दौरान भी जो है इन चीज़ों के बारे में वहाँ से अनाउंसमेंट्स और बातें होनी चाहिए और बताना चाहिए कि इनके क्या नुकसान है और क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का तो बेसिक फंक्शन है ये कि वो ये इंश्योर करें कि ऐसी चीज़ें शहर के अंदर आए ही ना, उनको आने से पहले ही पकड़ लिया जाए, जिससे कि ये छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरीके से बर्बाद ना हो। आप इस मतलब शहर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से कितना इस शहर का डेवलपमेंट हुआ है उस दौर में, आज में, और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इस अपने शहर से? वो कहते हैं तब भी एक शहर था, आज भी एक शहर है। उस शहर में खुशी थी, आज दिल को दर्द होता है। ये शहर जो है बिल्कुल खुला, साफ सुथरा हुआ करता था। आज यहाँ पर तरह तरह के मकान, तरह तरह के घर। मैं क्या बोलते हैं, भाई साहब से भी कह रहा था उस दिन कि तिकोनी ज़मीन मिली, तिकोना मकान बना लिया, चौकोर ज़मीन मिली, चौकोर मकान बना लिया, ड्रेनेज का पता नहीं, सीवरेज का पता नहीं। तो ये हमारे गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, जो कि यहाँ की इम्पोर्टेंट संस्था है, जो यहीं के लोग हैं उसमें, है ना, और साथ ही पब्लिक, वो सब की जिम्मेदारी है। जब आप नक्शा पास कराने जाते हैं, घर का देते हैं, तो वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स हैं, मुझे नहीं लगता वो ग्राउंड पे आकर के चेक करते हैं या सवाल करते हैं। अब इतने सारी, हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो पार्किंग आप सड़क पे कर रहे हैं। आप पहली शर्त उस पर यह रखिए कि आप जब घर का नक्शा पास कराने जाते हैं, अगर उसमें पार्किंग स्पेस नहीं है तो आपका नक्शा पास नहीं होगा। आप कहेंगे कि जी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। 10 साल 20 साल बाद आपका बेटा या आपके किराएदार या आपके जो लोग हैं, अगर उनकी गाड़ियां होंगी तो कौन झेलेगा उसको? सड़क पे पब्लिक झेल रही है ना, गाड़ी आपकी है, खड़ी है वहाँ पर। तो कुछ ऐसे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इंश्योर करें कि सीवर लाइन कहाँ पे मेन कनेक्ट हो रही है, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम आपका कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, क्या आपके पास पार्किंग है या नहीं। जब तक इन चीज़ों पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, इसको नक्शों को पास करने के लिए, वो उस पर स्टॉप नहीं लगाएंगे और इंश्योर नहीं करेंगे कि ये चीज़ें हैं इसके पास और तभी नक्शा पास होगा, तब तक ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं हैं। वरना हम लोग एक टाइम पे आकर के बिल्कुल गार्बेज डंप बनने वाले हैं। ये हो चुका है, मैं पिछले 40 सालों से मैं देख रहा हूँ। जहाँ हम खुलेआम घूमने जाते थे पगडंडियों में, वो पगडंडियाँ भी गायब हैं, आज वहाँ पर टेढ़े मेढ़े घर बने हुए हैं। तो यही मैं कह सकता हूँ शहर के बारे में कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पानी की कमी हो गई है, अब परियोजनाएं आप बनाते रहते हैं, लेकिन उन परियोजनाओं को हैंडल करना, उनसे इंश्योर करना कि ये सर्विसेबल रहे, उनकी लगातार मेंटेनेंस करना, और सरकारी तंत्र को थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इसमें और काम करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। आखिर में एक संदेश कि जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे दर्शक, तो उनके लिए आखिर में क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं बुज़ुर्गों के लिए संदेश है कि आपने
कठिन पर अच्छे दिन देखे हैं। उन अच्छे दिनों को बरकरार रखने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वैसी शिक्षा दें जो नैतिक हो, और साथ ही इस शहर को, इस ज़िले को, इस प्रदेश को, आखिर में इस देश में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसे भी साफ़ सुथरा और ऐसा रखें जैसे आप अपने घर के अंदर चाहते हैं, ना कि घर का कूड़ा उठा के बाहर फेंका, दूसरे की जिम्मेदारी, वो गलत बात है। तो नैतिक शिक्षा कहिए, चाहे आप उसको एक सिविलाइज्ड पर्सन होने के नाते अपने उनको सिखाइए, समझाइए। यूथ को मैं ये कहूँगा कि रास्ते हज़ारों हैं, बस आपको मंजिल सोचना और उसके लिए काम करना ही ज़रूरी है। रास्ते हज़ारों दिख जाएंगे, सपने तो आप हज़ारों देखते हैं, लेकिन सुबह उठते उठते वो सपने गायब हो जाते हैं। लेकिन जो आप सपना देखते हैं, क्या आप उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर कुछ कर रहे हैं, क्या वो सही है? वो रास्ता जो आपने चुना है वो क्या उस मंजिल को पाने के लिए सही है? उसके लिए आप गाइडेंस लीजिए। और जो विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं आज देख रहा हूँ कि वो टीचर को एक गुरु के रूप में नहीं मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि मैं फ़ीस दे रहा हूँ, वो मुझे पढ़ा रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से गुरुओं का आदर, जो हमारी बहुत हज़ारों साल से प्रथा चली आ रही है, उसको आपने वापस लाना पड़ेगा और एक शिक्षक और गुरु को उसका ओहदा देना पड़ेगा, उसकी जगह देनी पड़ेगी, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। वरना आप एजुकेशन लेंगे और चले जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।